मेरी स्क्रीन अभी प्रेजेंट नहीं हो रही है ना बच्चों? एक मिनट रुको। यस नहीं। सर। अब मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी, है ना? यस सर। यस ओके। सर। ठीक है कि यहाँ पर एनिमेशन सा दिख रहा है और कुछ बहुत अलग सा हमें यहाँ मिलने वाला है। दिस इज द यूनिट वी कॉल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और वी से इट relativistic mechanics. A very different field from the classical physics where we talk about the objects which are moving at very high velocities. ठीक है, अब अभी तक देखो, जब तुम 10th में थे तुमने सर्कल्स की इक्वेशन पढ़ी है ना, आप लोग 2 डायमेंशन में थे। उसके बाद फिर आपने स्फेयर की इक्वेशंस पढ़ी, दैट मीन्स यू एंटर्ड इन 3 डायमेंशन। नाउ यू आर गोइंग टू द 4th डायमेंशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे 4 डायमेंशन की, और ये 4 डायमेंशन सब कुछ चेंज कर देती है। दैट इज द टाइम। तुमने कुछ कुछ लोगों ने ब्रिज कोर्स अटेंड करा होगा, तो वहाँ उन्होंने बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा होगा फ्रेम्स के बारे में, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब हम बहुत डिटेल में इस यूनिट को पढ़ेंगे। बहुत समझने वाली यूनिट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी इमेजिनेशन जो हम लोग करते हैं, या हर आदमी करता है अपनी लाइफ में, रिगार्डिंग द टाइम मॉर्निंग सर। फ्यूचर। गुड मॉर्निंग बेटा। कि हम टाइम में आगे पहुंच जाएं, ठीक है, या टाइम को हम कंट्रोल कर सके, टाइम स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए। सो ऑल वी हैव दीज इमेजिनेशन इन आवर लाइफ। ठीक है, साहब। तो इस तरीके से अब हम बात करेंगे रिलेटिविटी की। तो रिलेटिविटी इसी चीज के साथ डील करती है। ठीक है, किस तरीके से हम, क्या टाइम चेंज नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है, जो हम टाइम फ्रेम्स देखते हैं उसी तरीके से टाइम चलता है, या टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज, जो लेंथ की हम बात करते हैं कि लेंथ हमारे लिए क्लासिकल फिजिक्स में चेंज नहीं होती। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो भी एब्सोल्यूट है या नहीं? जो मास कहते हैं कि मास एक क्या एब्सोल्यूट क्वांटिटी है ना? वेट चेंज होता है बट मास चेंज नहीं होता, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना अभी तक? जी तो क्या सर। ये कॉन्सेप्ट भी आपका एब्सोल्यूट है या नहीं? इसका मतलब, अब जो अभी तक की जो चीजें हमने देखी, मास है आपका, इसी तरीके से लेंथ है और टाइम है, क्लासिकल फिजिक्स में हम इन्हें कैसे मान के चलते हैं कि ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज है, इनको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेके चलते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में एब्सोल्यूट है? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो इन 3 पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर अब हमें मिलने वाला है, दैट इज द वर्ड ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, अब रिलेटिविटी में हम बात करते हैं वेलोसिटीज विच आर वेरी हाई। विच आर वेरी हाई मीन्स कितनी हो सकती हैं? हमारे लिए सबसे हाई वेलोसिटीज कौन सी होती है डेली लाइफ की, अगर हम बात करें? लाइट की जो स्पीड होती है। ठीक स्पीड है, ऑफ लाइट लाइट। की स्पीड सबसे हाई और सबसे मैक्सिमम स्पीड दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर, वो क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इससे ज्यादा कोई स्पीड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, वो भी हम देखेंगे अभी। ये रिलेटिविटी ही हमें एक कॉन्सेप्ट देगी कि लाइट से ज्यादा स्पीड क्यों नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, तो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिनमें जो वेलोसिटीज हैं वो होती हैं अराउंड, आपकी जेट फाइटर की वेलोसिटीज हैं बहुत हाई, हम मान के चलते हैं स्पेस क्राफ्ट हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो होती हैं, इट इज अराउंड 36,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आपका अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये, एक मिनट बच्चों, एक मिनट जरा मैं एक बार इसमें, तो बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। देखो इस यूनिट में कहाँ कंफ्यूजन है, इक्वेट, अब मैं कहूँ कि आपके डेरिवेशंस बहुत हार्ड हैं। एक दो डेरिवेशन है जो दे आर क्वाइट टफ इनफ, बट बाकी डेरिवेशंस आसान हैं। लेकिन इसमें मेन जो हमारे पास रहता है कि हमें ऑब्जर्वर, दैट इज स्टेशनरी और मूविंग, उन्हें सही तरीके से पहचानना। तो किस तरीके से वो होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ गलतियां होती हैं और कहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें
डिस्कशन की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास है ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले कोई बताएगा मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? एनीवन? हाँ बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एनीवन? पढ़ा होगा ना ब्रिज कोर्स, कुछ लोगों ने पढ़ा है? नो सर। ब्रिज कोर्स में नहीं पढ़ा, पढ़ा कुछ नहीं ने तो ब्रिज पढ़ा कोर्स। होगा। हाँ, हाँ सर। ब्रिज कोर्स नहीं पढ़ा। अच्छा, किसी को पता है इसके बारे में? एक्चुअल में ये इसमें भी है तुम्हारा, ट्वेल्थ में भी है। सर ये जब वैसे किसी वेलोसिटी कोई कार या कोई भी जो वस्तु होती है वो जो किसी एक स्पीड से जाती है तो हम उसके लिए उसको देख जो मतलब इंसान देख रहा है उसको रेफरेंस लेके करते हैं सर, मेजर। चलो, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे आपने क्या कहा था, इट्स लाइक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई जेड पढ़ा होना तुमने, एक्स वाई एंड जेड। हमने मैथमेटिक्स में इसे कहा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते थे, डिफाइन। ठीक है, एक्स है, वाई है, और ये क्या है, जेड है। इस तरीके से ये तो डिफाइन करते थे। इसी तरीके से आपका जब हम बात करते हैं रिलेटिविटी की, तो फिजिक्स में हम इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नाम बोलते हैं इसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी भी इवेंट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन इवेंट और एन ऑब्जेक्ट। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी भी हो सकते हैं और मूविंग भी हो सकते हैं। जब मैथ की बात करते हैं तो हम नॉर्मली स्टेशनरी की बात करते हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो फ्रेम्स स्टेशनरी भी हो सकते हैं और मूविंग दोनों हो सकते हैं। अब देखो, द ओल्ड थ्योरी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स वाज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। ठीक है, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट सेकंड लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट न्यू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, क्या चीज यहाँ पर ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी तक ये मान लिया गया कि हम लोगों ने फिजिक्स में बहुत सारी चीजें, यानी टेक्नोलॉजिकली हमने डेली लाइफ में जो लग्जरी के लिए हैं या प्रैक्टिकल यूज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, हम उन्हें लगभग लगभग अचीव कर चुके हैं। और न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे थे। बट जब हाई स्पीड पे इन्हें 19th सेंचुरी के आसपास, जब हाई स्पीड के ऊपर न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया गया, यहाँ पर हाई स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना किसकी बात कर रहा है ये, द वेलोसिटी नियर बाय टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी c/2, या हम कहें c/4, है ना। इस तरीके की वेलोसिटी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम बोल दो कि भैया हमारे लिए तो 3000 किलोमीटर पर आवर बहुत हाई स्पीड है। नहीं, ये हमारे लिए हाई है, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू लाइट ये बहुत ही कम स्पीड है, नेग्लिजिबल। तो इसमें तो क्लासिकल फिजिक्स लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने वेलोसिटी बढ़ाई तो एक स्टेज ऐसी आई जहां पर न्यूटन्स लॉ क्या करने लगे, आपका वेरी करने लगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पर, यानी इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस वी आर रिक्वायर्ड टू यूज न्यू फिजिक्स। और फिजिक्स का बेस बना था आपका क्लासिकल फिजिक्स। तो उसमें हमने सबसे पहले बात करी थी आपका, अभी हम देखेंगे इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगेन आइंस्टाइन इज देयर। ठीक है, 1905 सबसे फेमस इक्वेशन जो है इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी के बेस पे दी थी। ठीक है, वन ऑफ मोस्ट फेमस इक्वेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है ऐसे, इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। हर कोई इस इक्वेशन से भैया पता होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे नहीं पता इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर के बारे में? एनीवन? हर कोई होगा, ठीक है। भले ही उसे इसके मीनिंग पता ना हो, क्या टर्म्स हैं या क्या इससे हमें वैल्यू पता लगती है, लेकिन एटलीस्ट उसने इक्वेशन कहीं ना कहीं देखी है। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन मानी जाती है। और ये जो फेमस इक्वेशन है ये आपका कहाँ से आती है? ये रिलेटिविटी से ही हमारी आती है। अब हम बात कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब मेरे पास दो फ्रेम्स है, एक एस फ्रेम है, दूसरा एस डैश फ्रेम है। एस फ्रेम का मतलब क्या है? स्टेशनरी फ्रेम। आप जैसे अभी बैठे हुए हैं, है ना, कहीं रेस्ट पोजीशन में। आप सपोज मैं बात करूं कि एक आपका रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो एक फ्रेंड क्या करता है, आपका ट्रेन में चला जाता है, और दूसरा फ्रेंड का आपका स्टेशन में ही अभी बैठा हुआ है। तो जो स्टेशन में बैठा हुआ फ्रेंड है हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट फ्रेम।
ये कौन सा फ्रेम हो गया? रेस्ट फ्रेम। और उसके रिस्पेक्ट में हम ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन क्या है? आपकी चल रही है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या है? आपका मूविंग फ्रेम। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम फिजिक्स में बात करेंगे तो फ्रेम्स क्या बताते हैं? किसी भी इवेंट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक। और ये स्टेशनरी भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। अब सपोज क्या, स्टेशन में आप थे, आपका फ्रेंड मूव कर रहा था किसमें? ट्रेन में। तभी आप एक इवेंट को यहाँ देखते हैं, इस पॉइंट पी पे क्या हो रहा है? एक इवेंट हो रहा है। ठीक है। तो इस इवेंट को जब इस फ्रेम ओ ने देखा, ठीक है, इसने अपने फ्रेंड को बताया यार इस पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड और टी पे एक इवेंट हो रहा है। लेकिन जब इसने अपनी तरफ से देखा ओ डैश ने, ये तो देखेगा नहीं, ये क्या बताएगा कि नहीं ये तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और क्या है? टी डैश। अब इन दोनों में से कोई गलत है? हाँ बच्चों, नो सर। दोनों ही सही हैं। लेकिन जिन फ्रेम से वो देख रहे हैं वो फ्रेम अलग अलग है। ठीक है, एक स्टेशनरी फ्रेम है, दूसरा मूविंग फ्रेम है। समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो फिजिक्स में सबसे पहली चीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना। सबसे पहले क्या बताना? पोजीशन। यही होता था ना, आप मैकेनिक्स में भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या फिजिक्स में आपने कई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी, आप जब भी न्यूटन लॉ लगाते हैं आपको बॉडी की पोजीशन पता होनी बहुत जरूरी होती थी ना। आप भले ही लीनियर इक्वेशंस लगा रहे हो, आप न्यूटन लॉ लगा रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में लगाना पड़ता था। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता करना ये हमारा सबसे पहला फ्रेम होता है ना। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, उसमें भी क्या होता था? किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही तो चीजें होती थी। या कहीं पर भी कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही तो हम उसे देखते हैं। कोई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किस तरीके से फोर्स वर्क करेगा, है ना, बाकी पैरामीटर कैसे निकाले जाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन with respect to which we are calculating those parameters। तो ये बिल्कुल आपका फिजिक्स फिजिक्स में भी हम बात कर रहे हैं या हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे पहली कंडीशन होती है उसकी डिटेल्स को बताने में या उसकी डिटेल्स को पता करने में। तो फिजिक्स में हम जो बात करते हैं, जब पोजीशन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन इन दिस केस वी कॉल्ड इट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, बट नाउ ये स्टेशनरी भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? मूविंग। दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं? पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी को पता है बेटा इनर्शियल के बारे में? एनीवन? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तुम लोग पढ़ के आए हो लेकिन सब भूल गए हो बच्चों। कोई बताओ मुझे क्या होता है बेटा? इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो तो तुम्हें क्या समझ में आया स्क्रीन पे ना। सर जो न्यूटन्स लॉ के इनर्शिया को और मोशन को होल्ड करता बढ़िया तरीके से। अच्छा चलो, मैं किसी से भी रैंडमली पूछ रहा हूँ इसमें। हर्ष त्यागी है? हर्ष त्यागी, आ रही है मेरी आवाज? हर्ष? ये गायब है। इशिता, इशिता सिंगल, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। ये भी यस सर। गायब। मयंक, मयंक तोमर, मयंक तोमर P6 के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं बोल रहा हूँ, ये अधिकतर गायब हैं। प्रखर रस्तोगी, प्रखर, प्रत्यूष, ये बताओ, ये बहुत ज्यादा तेज है। ऋतिक, ऋतिक आर, अभी अटेंडेंस लेता हूँ इनकी थोड़ी देर में। चलो भाई, अब कौन बताएगा? पृथ्वी, अब मैं बताऊं। क्या नाम है? प्रखर। प्रखर। हाँ बेटा, बता बता प्रखर। सर न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी तब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल हम फोर्स नहीं लगाते मोशन में लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बोला प्रखर ने। दैट इज इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। और ये प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है? मास की वजह से, सबको पता होगा। इसकी ठीक है, वजह से inertia is a property of mass। तो it is a property in which if a body is in rest then it will become in rest, and if it is in motion it will become in motion until or unless we will apply any external force। तो inertia सबको पता है, पहला लॉ है। वहां से inertia के बारे में
हमें पता चलता है। तो ऐसे फ्रेम्स जो इनर्शिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिनमें क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम्स। याद रखना हमेशा, जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया ट्रू होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स। और इसमें न्यूटन्स के दूसरे लॉज भी क्या होते हैं, दे आर गुड, दे आर ट्रू। अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम्स की, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं। देखो नाम से ही क्लियर है, बहुत बढ़िया है, इसमें ज्यादा टफ भी नहीं होता। इनर्शियल फ्रेम में जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेंगे, और इनमें न्यूटन्स के अदर लॉज भी क्या करते हैं, आपके ट्रू होते हैं। और ऐसे फ्रेम कौन से हो सकते हैं, इनकी वेलोसिटी का क्या नेचर होना चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ बच्चों, ये करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव, ठीक है। कैसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट। याद रखना है दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें तीन प्रॉपर्टीज पता लग रही है। पहला, ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, या इनमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है। दूसरा, इनमें न्यूटन्स लॉ आपके सही होते हैं, दैट मीन्स दे विल होल्ड गुड, दे विल बी ट्रू। एंड थर्ड वन इज द दे मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो फ्रेम अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सपोज ये मेरे पास एस फ्रेम था और दूसरा फ्रेम है एच डैश, ठीक है, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे भी, और एक तीसरा फ्रेम है ये भी वी डैश वेलोसिटी से, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से इन दो के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये तीनों ही फ्रेम्स को हम क्या कहेंगे, दे आर इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। तो सिंस दे हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स कितना होगा, जीरो। जीरो, जीरो। ठीक है। जीरो। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नहीं है देन देयर विल बी नो फोर्स। तो इसका मतलब इन जो ये जो फ्रेम्स रहते हैं इनमें जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो। तो यहां से हमें इनर्शियल फ्रेम्स की प्रॉपर्टी पता लग गई। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जैसे मोशन होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, तो वो कौन से फ्रेम होंगे आपके, इनर्शियल फ्रेम। अब जैसे मैं कहता हूँ एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट, है ना, एक रोड पे, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस टाइम जो कार होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया सभी को। देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, चार पॉइंट्स दिमाग में रखना है। ये चार पॉइंट्स जो इनर्शियल फ्रेम के हैं, चार या पांच पॉइंट जो भी हमें समझ आते हैं, उसका जस्ट अपोजिट किस में आएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगली जो कैटेगरी आती है, देखो दैट, इसका एग्जांपल क्या लिखा है, अ ट्रेन इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें, इस टॉपिक में, मुझे नो बताओ, नहीं सर। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत आसान टॉपिक है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने कहा था जो भी इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टीज होंगी उसकी जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी पहले नाम से ही क्लियर हो गया है ना, किस क्या होगा, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा या नहीं, नहीं। नहीं करने वाला। इट विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इफ इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ इनर्शिया इट विल आल्सो नॉट फॉलो द अदर न्यूटन लॉज ऑफ अदर न्यूटन। लॉज, ओके। दे आर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड, यानी इनमें जो वेलोसिटी है कांस्टेंट नहीं नहीं होती, होती। ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, बताओ, कुछ हो सकता है इसका एग्जांपल, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सर सर जैसे सर ट्रेन चल रही है और बाहर कोई मतलब रेस्ट में खड़ा है और ट्रेन हमारी सर मूविंग है, तो सर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। नहीं, वेलोसिटी अलग होगी ना, एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। सर ट्रेन चल रही है ना, तो ट्रेन सर जैसे साइकिल या सर चलाते दो हैं। ट्रेन अलग अलग स्पीड में चल रही है। हो कोई ऑब्जेक्ट। अलग अलग नहीं कहोगे बेटा, एक्सेलरेटेड स्पीड अलग अलग। मैंने कहा कि एक 30 से चल रही है कांस्टेंट स्पीड, दूसरी 60 से चल रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड तो कांस्टेंट ही होगी ना। कार मूविंग इन तरफ। एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, मोशन कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए। अगर मोशन है और वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है देन इट विल बी इनर्शियल फ्रेम। तो कैसा, जो सर्कुलर मोशंस होता है ना, सर्कुलर मोशन क्या होता है हमेशा, दे आर एक्सेलरेटेड, भले ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, सेम रहे, बट एट उसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। तो सबको पता होगा ना।
तो यस कहीं सर। पर भी अगर यस। वेरिएबल या हम कहें कि एक्सेलरेटेड मोशन की बात आती है तो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन, है ना। सीधा हम सर्कुलर मोशन कहते हैं तो बिल्कुल हमारा एकदम हमें पता लग जाता है कि हम नॉन उसकी बात कर रहे हैं, आपका एक्सेलरेटेड मोशंस की। तो कहीं पर भी अगर एक्सेलरेटेड मोशन का बात आए तो आप बस सर्कल का बताओ। ट्रेन एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा रिटार्डेड और एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। या दूसरा हो सकता है रोटेटिंग मैरी गो राउंड, है ना, जो बच्चे खेलते हैं मैरी गो राउंड रहता है रोटेटिंग, वो रोटेटिंग होता है, घूमता है। तो जितने भी रोटेशनल मोशन है वो आपके इसमें आ जाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और दूसरा आपका जो भी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है देन वो किसमें आ जाएगा, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है ये बताओ मुझे, एनीवन। अब आता है बच्चों, इज अर्थ एन सर इनर्शियल और सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ बच्चों। सर मैं ये पूछ रही थी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों की नेट फोर्स 0 होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगी भाई। सर नॉन इनर्शियल क्या है, एक्सेलरेटेड है ना। जी सर। अगर आपका ए आ गया तो फिर फोर्स जीरो कैसे होगी? सर उसमें शायद लिखा हुआ था तो देखते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विद नेट फोर्स 0 इन इट। विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चलो मैं से देखूंगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। जी ये सर। होना और चाहिए विद, सर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी? किसमें, नॉन इनर्शियल में? जी सर। नॉन इनर्शियल में नहीं बेटा, नॉन इनर्शियल में तो एक्सेलरेटेड रहता है, ओके ठीक है, सर, ये तो एक्सेलरेट। मतलब इनर्शिया में कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 मतलब नहीं होता, हाँ तो हाँ, फोर्स भी 0 और इसमें मतलब फोर्स होती है जीरो नहीं फोर्स। होगा, ठीक है, ऐसे सही कर लेंगे, जी करेक्ट कर जी लेंगे, सर। ठीक है। यस सर, ओके सर। बाकी देखूंगा सर मैं, कुछ और रीजन इसके पीछे है तो मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक। सर हाँ बेटे। सर जैसे इनर्शियल में सर वो लॉ ऑफ इनर्शिया और बाकी के लॉ फॉलो करता है, तो सर कौन से लॉ होते हैं जो फॉलो नहीं करता वो? किसमें? सर जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें हम्म लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ अदर लॉ फॉलो करता है, हम्म। तो सर कौन से लॉ है जो फॉलो नहीं करता? कौन, इनर्शियल फ्रेम? यस सर। इनर्शियल फ्रेम तो लॉज फॉलो करता है ना, क्लासिकल फिजिक्स के सारे, ठीक है। सारे। हाँ, जो तुम ये लॉज बनाते हैं, जो भी तुमने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है ना 10+2 की, इसे बोलते हैं न्यूटोनियन यस फिजिक्स, सर। ठीक है। ये सारी बेस्ड ही न्यूटन्स लॉ पे है। तो वो न्यूटन्स लॉ तो फॉलो करती है क्लासिकल फिजिक्स। तो यानी वहां जो हम फ्रेम्स की बात करते हैं वो कौन से होते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स, है ना। जब भी नॉन इनर्शियल होंगे तो हमेशा फिक्टिटियस फोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्सेज हैं तुम्हारे, फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, वो बैलेंस करते हैं बाकी, तब हम उनको एज ए इनर्शियल ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा ओके टॉपिक सर। है बच्चा, ठीक है। अभी फिलहाल तुम्हें इसकी डेफिनेशंस याद रखनी है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि किसी ने अगर ये पढ़ा होगा तुम्हारा, कौन सी आती है, एससी वर्मा है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, यस सर। उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में, अगर तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली हम कहें कि कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो सकता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्सेज एक्सटर्नल होते हैं जो कभी भी मोशन को कांस्टेंट होने ही नहीं देंगे, है ना। तो उन फोर्सेस को बैलेंस करके हम फिर क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम की कंडीशंस लगाते हैं। नॉर्मली कोई भी मोशन होगा वो अधिकतर केसेस में कैसा होता है, नॉन इनर्शियल। लेकिन जब हम क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करते हैं तो हम कुछ नए फोर्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, फ्रेम्स को किस कैटेगरी में लाने के लिए, इनर्शियल में लाने के लिए, ठीक है। यह बहुत डीप कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो तुम लोग जब इसे पढ़ोगे डिटेल में तब तुम्हें इनके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। फिलहाल अभी हमें ये याद रखना है इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या इनकी डेफिनेशंस हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या होगी भाई अर्थ, बताओ मुझे, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल, बिकॉज जो हमने जो अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो अर्थ को क्या होना चाहिए, नॉन इनर्शियल होना चाहिए ना, और है भी नॉन इनर्शियल, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन है किसके चारों तरफ, सन के। सन के चारों तरफ, और सन अपनी एक्सिस में भी स्पिन कर रही है। यस In सर। both the cases, the motion is rotational, so that means acceleration is there. Its velocity is not constant, so it should be actually, yeah, it is actually a non-inertial frame of reference.
बट डेली लाइफ में हम जो अर्थ है, अर्थ को क्या लेके चलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा क्यों होता है? सर हाँ बेटे। सर अर्थ अर्थ की तो कांस्टेंट होती है घूमने की क्षमता अपनी। कांस्टेंट होती है, वो तो मैग्नीट्यूड है ना वेलोसिटी का, डायरेक्शन का हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं रहती, मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड रहता है ना, हमें तो ओवरऑल वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो वेरिएबल है। वही सर्कुलर मोशन में यही तो खासियत होती है कि उन मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होने के बाद हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, मोशन की चेंज हो जाती है ना। डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो गई। समझ में आया? यस सर। इसलिए सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशंस होता है, लेकिन में हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इवन द मैग्नीट्यूड इज सेम, द डायरेक्शन विल चेंज। देखो, अर्थ इज रोटेटिंग नॉट ओनली अबाउट इट्स ओन एक्सिस बट ऑल्सो अराउंड द ऑर्बिट ऑफ सन। Due to its orbital motion, it continuously changes its velocity and direction of the motion. Due to the change in velocity, it is an accelerated frame of reference. The value of acceleration is very small, that is 0.006 meter per second square, and can be neglected. So, for practical purpose, the Earth is regarded as an inertial frame of reference. ठीक है? सर हाँ बेटा। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा वो इनर्शियल होगा नॉन इनर्शियल? वो नॉन इनर्शियल होगा। ओके सर। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो, लेकिन फिर भी क्या, उसमें डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना वेलोसिटी की। यस सर। ठीक है। अब जब अर्थ का हम क्या करते हैं, देखो अब हम जो यहाँ पर मेजरमेंट्स करने वाले हैं, हम किसके रिस्पेक्ट पर करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। और जब अर्थ का एक्सेलरेशन निकाला गया, ठीक है, जो एक्सेलरेशन निकाला गया, ये 0.006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे बहुत ही स्मॉल एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये क्या, बहुत ही स्मॉल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन अर्थ का है इतना कम है, तो इसलिए अर्थ को हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इसे क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम की तरह हम ट्रीट करते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हम किसी फ्रेम को नॉन इनर्शियल ट्रीट करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है, जबकि इनर्शियल फ्रेम में वो उतना ही आसान होता है। तो इसलिए जो अर्थ है, सिंस इट्स acceleration is very small, so it's we take it as a inertial frame. तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इतना लिख के खत्म कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है कि बाय डेफिनेशन तो अर्थ क्या है एक्चुअल में, इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज वेल एज इट्स स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. So in both the motions, its acceleration is variable. That means we will treat it as a non-inertial frame of reference by definition. But if we calculate, or according to the calculation, the acceleration is very small, that is 0.006 meter per second square. It's a very small value. So we can take, yeah, for practical purpose we take the earth as a inertial frame of reference. ये समझ में आया तुम लोग के? तो याद रखना, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम. और अगर हम बात करें, देखो अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है तुम्हें? v इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड. ये कितनी स्पीड है? हाँ बच्चों, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी इट्स 30 किलोमीटर पर सेकेंड. क्या ये हमारी डेली लाइफ की वेलोसिटीज के बराबर है? नो सर। नो सर, बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसे 1 आवर में कन्वर्ट करूं तो v कितना हो जाएगा? 30 इंटू 60 इंटू 60। तो कितना बन गया है? 36 36 30 ये आ गए, है ना. 6 इज 36, 36 इंटू 3 तो कितना हो गया? 3 6 18, 3 3 9. 9 कितना है टोटल? कितना हो गया? 1,08,000 किलोमीटर पर आवर. यस सर। हम इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं इन यूनिवर्स, पता है तुम्हें? यानी ये लेक्चर खत्म होते होते, ये तो 1.5 घंटे का लेक्चर हमारा रहेगा,
तो 1,08,000 किलोमीटर प्लस इसका हाफ और ऐड कर दो, इतना हम चल चुके होंगे, यानी लगभग लगभग 1,50,000 किलोमीटर। 1,66 अब किलोमीटर। हाँ ठीक है, जो भी है, मैंने एक रफ वैल्यू बताई, इट्स अराउंड 1,66 किलोमीटर। कितना है ये डिस्टेंस? बहुत सारे राउंड हो जाएंगे ना अर्थ के तो इतनी देर में। तो इसका मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती हैं अर्थ में, यूनिवर्स में, वो एक्चुअल में बहुत अलग है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेशनरी हैं, लेकिन जब अर्थ मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी इतनी हाई है, यानी लेक्चर खत्म होते होते हम 1,50,000 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे यूनिवर्स में। अगर मैं कहूँ कि इतनी स्पीड से तुम्हें अगर ट्रेवल कराया जाए अर्थ में, तो क्या होगा? 1,50,000 किलोमीटर बहुत हाई स्पीड होती है। इतने में फ्रिक्शन से या जो ऑब्जेक्ट है वो जल के ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अर्थ है वो इतनी हाई स्पीड से किसके चारों तरफ ट्रेवल कर रही है? सन के सन। चारों तरफ। लेकिन अगर मैं इस स्पीड को कंपेयर करूँ किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वेलोसिटी लाइफ कितनी है? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर 10 सेकंड। power 8। तो क्या इस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये हाई वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर सेकंड? नो सर। ये तो कुछ भी नो नहीं है। सर। सर ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ये 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड में जो अर्थ की वेलोसिटी है बहुत ही क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो इसलिए भी हम जो है, क्योंकि रिलेटिविटी हमने कहा हम कहाँ यूज करते हैं? जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत हाई होती है। ठीक है, और वो कितनी हाई होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर में जो इतनी हाई वेलोसिटी से आपका ट्रेवल कर सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? सर हाँ बताओ। सर जो आपने बताया था अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम्म। सर जो आपने उसकी एक्सेलरेशन बताई थी सर, वो आपने अर्थ रिवॉल्विंग की बताई थी, जो सर अर्थ या अपनी एक्सिस में घूम रही है उसकी बताई थी एक्सेलरेशन। अच्छा, ये उसकी से एक मिनट में चेक करता हूँ ऐसे। ये भी मेरे ख्याल से बेटा ओवरऑल होगा ये। ठीक है, इसको भी मैं चेक करके बताऊंगा क्या है ये। ठीक, ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअल में मेरे ख्याल से ये आपका इसके स्पिन का होना चाहिए। ठीक है, स्पिनिंग मोशन का होना चाहिए, यस सर, क्योंकि नहीं तो सर वैसे तो हर सर्कुलर मोशन ऐसी नॉन इनर्शियल और इनर्शियल हो जाएगा ऐसे। हाँ हाँ, ये तो है ही, ये तो इसी तरीके से है। तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, मैंने कहा ना ये स्पीड बहुत मैटर करती है। ओके क्योंकि जब हम सर। रिलेटिविटी की बात करते हैं हमें कंपेयर करना होता है स्पीड ऑफ लाइट से। क्योंकि अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की पर सेकंड की स्पीड की बात करें, बहुत ज़्यादा है। हम लोग के रिस्पेक्ट में इतना हाई वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं अभी तक अर्थ में, है ना। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये बहुत नेग्लिजिबल है उसके कंपैरिजन में। तो ये भी जो है आपका जो अर्थ का अपना खुद का स्पिन है, क्योंकि हम अर्थ को उसके स्पिन किसके अराउंड? अपनी एक्सिस के अराउंड, उसके अकॉर्डिंग ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उसका अपने एक्सिस में रोटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये स्पीड उसकी बहुत कम है, यानी जो एक्सेलरेशन आता है। तो इसे इसलिए हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे हम नॉन इनर्शियल में पहुंचते हैं ना, देखो अब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों। दो पार्ट क्या क्या होता है? एक होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और दूसरा होता है आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसको फॉलो करती है? इनर्शियल फ्रेम को। किसको? इनर्शियल। और नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल को, जनरल थ्योरी किसको करती है? नॉन इनर्शियल। देखो इनर्शियल फ्रेम में जब तक वर्क करते हैं तो काम बहुत आसान होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन अपने जो लाइफ का जो उसका लास्ट टाइम था, उस वक्त भी ही वॉज वर्किंग ऑन दिस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो नॉर्मली सिलेबस में बहुत कम है कि ये पढ़ाया जाता हो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, बहुत टिपिकल टॉपिक है। इसमें तो इवन जो बात होती है कि जो ग्रेविटी है इट्स अ नेट ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना। ग्रेविटी को नई तरीके से डिफाइन करा आपका किसने? आइंस्टीन ने। इट्स अ स्पेस और टाइम से मिलकर ग्रेविटी क्रिएट होती है। तो इस तरीके तुम जब देखोगे बहुत सारे वीडियोस तुम्हें मिलेंगे स्पेस और टाइम के ऊपर नेट पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि हर साइंटिस्ट की अपनी थ्योरी होती है, इमेजिनेशंस होती है। कई बार हम बात करते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है,
है ना। ब्लैक होल्स की थ्योरी है, वो भी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन तो ने। ये कहाँ से आपकी रिलेटेड थ्योरीज हैं? दे कम्स फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दो पार्ट में है। एक जिसमें हम बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम्स की, जो अब हम पढ़ेंगे, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरी आती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है बच्चों? तो यस सर। आज जाके तुम लोग, क्योंकि अभी इतना टाइम है नहीं, हम इन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हम पूरा अभी पढ़ेंगे इसमें। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इवन हमने भी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है ना, हम ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि ये बहुत टिपिकल टॉपिक होता है, एमएससी लेवल पे भी ये नहीं है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग को है, हमने इससे रिलेटेड चीज़ें वीडियोस में देखी हैं, है ना, किससे, यहाँ के अपने सीनियर प्रोफेसर से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो हाँ, क्योंकि कई बार डिस्कशन में ये आता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो बहुत अलग चीज़ है। ठीक है, जब तुम पढ़ोगे, यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है, तो वहाँ पर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो कहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई अप्लाई करनी है, कहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो डिपेंड करता है इनके जो थ्योरीज डेवलप करनी है और क्या उनमें हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसका हमने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि हम ये किसके लिए यूज होगा आपका, जहाँ पर इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होंगे। तो जो हमारी करंट यूनिट है, ये किस पे बेस्ड है? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। कोई तुमसे पूछे तो किस पे बेस्ड है? ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक हो गया? चलो, अब हम आ रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, गैलीलियो अपने आप में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना, थे एक्चुअली। पता है गैलीलियो के बारे में किसी को? गैलीलियो का सबसे बड़ा क्या है, इसका जो अचीवमेंट क्या था गैलीलियो का? टेलीस्कोप बनाया था टेलीस्कोप सर। उन्होंने हाँ, बनाया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। ठीक है, ऑप्टिक्स के ऊपर गैलीलियो ने बहुत काम करा। गैलीलियो ने एक और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे किसी हाइट से नीचे गिराते हैं, तो क्या होता है, वो अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे? सेम सेम टाइम। टाइम पे। सेम टाइम पे। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये चीज बताई। गैलीलियो ने एक और बात कही थी, जो आपका चर्च था, है ना, जो पोप है या चर्च है, देखो पहले टाइम पे क्या था, जो भी कोई भी आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी है, उस सब चीजों के ऊपर होल्ड था आपका जो चर्च है या पोप है आपका। ठीक है, जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, इन्होंने आपका साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूरा इनका होल्ड था। तो ये कहते थे तुम अपना काम करो, लेकिन हमारे अगर कोई चीज है, कॉन्सेप्ट है, आप उस पर कोई भी उसको ओवरकम नहीं करोगे, हमारी थ्योरीज जो है उसे एज इट इज रहने दोगे। तो अब गैलीलियो से पहले जो चर्च था, उसका ये मानना था कि जो सन है, एक्चुअली जो अर्थ है, वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, ये कहते थे ना, और सारे ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन करे, टेलीस्कोप बनाया, गैलीलियो ने बोला नहीं, ये गलत है भाई। उसने कहा जो सन है दैट इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, और बाकी प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ से जो ये था, ये बिल्कुल किसके अपोज में था? चर्च के अपोज में। उसका चर्च ने क्या करा था? गैलीलियो को फांसी पे चढ़ा दिया था इस चीज के लिए। ठीक है, जीनियस साइंटिस्ट, बहुत जबरदस्त वर्क करा था। गैलीलियो के बाद फिर आपका कौन आए थे? न्यूटन्स, है ना, न्यूटन ने भी बहुत वर्क किया। देखो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके जो काम है वो इतने बड़े लेवल पे थे कि आज की डेट में हम जो भी डेवलपमेंट्स देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका, उनके पीछे वर्क है। अब टेलीस्कोप ही देखो आपका किसने बनाया? गैलीलियो ने, है ना। लेकिन इतनी बड़ी डिस्कवरीज करने के बाद भी केवल एक स्टेटमेंट, जो कि एक्चुअल में उसके प्रैक्टिकली बेस्ड एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट था, उसके बेस पर उसे क्या कर दिया गया? ही वॉज हैंग्ड। तो उस वक्त तक एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे चीज़ें कम हुई, जो साइंस है वो ओवरकम करने लगी चीज़ों को, क्योंकि जब प्रैक्टिकली उनके यूज़ देखे गए और जब वैलिडिटी देखी गई, तो उससे पता लगा कि जो साइंस अपने हिसाब से चलती है और माइथोलॉजीज अपने हिसाब से चलती है, दोनों का एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम रिलेट नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीज़ें जो हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की या सुपर नेचुरल पावर्स, वो एक बिलीव्स होती हैं, वो द साइंस बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। ठीक है, वो एक अलग साइंस है।
तो जब हम प्रैक्टिकल साइंस की बात करते हैं, जब एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस अगर हम बात करें, या आप लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ, हम आप भी साइंस के स्टूडेंट हो, तो हमें जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं हमें उनको ही मानना पड़ता है। ठीक है, वही हमारे लिए अल्टीमेट है, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम कोई भी डिवाइस को डिजाइन करेंगे या फैब्रिकेट करेंगे। तो गैलीलियो ने क्या करा, अब हम बात कर रहे हैं गैलीलियो की, क्योंकि गैलीलियो का यहाँ क्या आया, क्योंकि ये बहुत देखो एक बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे ऐसे डिस्कशन आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो हम लोग उन्हें करते हैं। तो जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस की बात करते हैं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है। कोई बताएगा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है? एनीवन? हाँ बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस किसी को कुछ नॉलेज इनके बारे में? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अब देखो हाँ जी। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं बच्चों, आपके जो इक्वेशंस दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करती हैं, आपस में कोरिलेट करती हैं। ठीक है, यानी मेरे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, एक एक्स वाई जेड टी है, दूसरा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी है। तो इन दो कोऑर्डिनेट्स को जब हम क्या करें, आपस में कोरिलेट करें, तो जो इक्वेशन बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियो ने, अभी हमें बड़ा आसान लगेगा, लेकिन गैलीलियो ने जब ये काम करा, दैट वाज द इमर्जिंग टाइम ऑफ साइंस, है ना। तो उसने क्या करा, दो फ्रेम लिए, एक फ्रेम है आपका ये ओ डैश जिसका सेंटर है दैट इज एच डैश, और पहला फ्रेम है आपका एस। यहाँ पर एस जो है स्टेशनरी फ्रेम है, देखो जिसके ऊपर भी प्राइम लग जाएगा ना, डैश जिसको मैं कह रहा हूँ, ये इसका मतलब मूविंग फ्रेम है। याद रहेगा बच्चों, यस सर। इसके ऊपर भी डैश लग गया, आपसे तो मैं चीज याद रखनी है, पूरी रिलेटिविटी में यही चलेगा। ये एच डैश है, इसका मतलब ये मूविंग फ्रेम है, इसका जो सेंटर होगा या ओरिजिन होगा उसे ओ डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वी। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं हम? क्योंकि हम कौन से फ्रेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर? इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल inertial फ्रेम्स की। frames. अब तुम्हें याद रखना है, पूरी रिलेटिविटी जब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें एक फ्रेम स्टेशनरी होगा, दूसरा मूविंग फ्रेम होगा, दैट इज डिनोटेड बाय एच डैश और एस प्राइम, समटाइम वी से इट। ठीक है, कुछ लोग एस प्राइम बोलते हैं, एच डैश जिससे जिससे तुम्हें समझ में आता है तुम वो यहाँ पर नेम यूज कर सकते हो। सो हेयर एच डैश ऑलवेज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम पॉजिटिव एक्स इसलिए ले रहे हैं, स्पेस में भी मूव कर सकता है, इन दैट केस एक्स वाई जेड ऑल थ्री डायरेक्शंस विल चेंज। तो उस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं। जब हमें कोई कंक्लूजन लेकर आना और वो हमें सिंगल एक्सेस से मिल जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल एक्सेस की बात करते हैं। जैसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन में करा था ना हमने, हम श्रोडिंगर इक्वेशन किस में लाए थे, पहले वन डायमेंशन में लाए थे एक्स में, फिर हमने किस में जनरलाइज करा था उसे, थ्री डायमेंशन में। तो यहाँ भी हम यही करते हैं, क्योंकि सिंगल एक्सेस में काम करना आसान रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रहते हैं। अब वाई और जेड आ जाएंगे तो उसके बाद इक्वेशंस तो वही बनेंगी, लेकिन वो और ज़्यादा उनमें टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा टर्म्स, गलती होने के चांस ज़्यादा, और कैलकुलेशन भी लेंदी होता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी अब आगे हमारे डेरिवेशंस रहेंगे, हमारे पास दो फ्रेम्स होंगे, एस, दूसरा होगा एच डैश मूविंग फ्रेम, विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। समझ में आया? अब देखो, ये एक्स वाई जेड और टी किसके रिस्पेक्ट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? किसके रिस्पेक्ट में है ये? उनके कोऑर्डिनेट। विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम। किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी एक्स वाई जेड। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश किसके रिस्पेक्ट में? एस डैश। मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम एक्स वाई जेड के साथ साथ टी भी ले आए, तो यानी फोर्थ आपका डायमेंशन भी यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, यानी टाइम एज ए डायमेंशन अब हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्टार्टिंग में दो फ्रेंड्स थे, एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है, इस पॉइंट ओ पे, और ये फ्रेम था एस। अब एक ट्रेन आई, आपका एक फ्रेंड, जो दूसरा फ्रेंड था, वो किस पे बैठ गया, ट्रेन पे, और ये ट्रेन किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वी से। आफ्टर टी टाइम इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? हाँ बच्चों,
v था इसका वेलोसिटी, और t टाइम तक के बाद हमने इसकी पोजीशन देखी, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा ये v इंटू टी, यही तो हुआ होगा ना। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। अब जो थे इन दोनों ने एक इवेंट को ऑब्जर्व करा, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे एक इवेंट आपका हो रहा था, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, स्टेशन से देख रहे थे एक दुकान में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस पॉइंट को इसने भी देखा, इस पॉइंट को इस ऑब्जर्वर इसने भी देखा, आपका ओ डैश ने भी देखा और ओ ने भी देखा। अब इसने कहा कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, इवेंट एक्स डिस्टेंस पे हो रहा है। इसने बोला नहीं, ये एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, एक्स डैश डिस्टेंस पे हो रहा है। गलत कोई भी नहीं था, दोनों सही थे, देखो इधर बना रखा है ना एक्स और क्या है एक्स डैश। अब यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स डैश प्लस वी टी, वीटी। वीटी यस सर। एक्स डैश इक्वल्स टू, या इसे वी टी डैश कह देंगे, ठीक है, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, Minus VT dash. ठीक है। जब देखो ठीक है एक सर। प्राइम टर्म से तो हम प्राइम टर्म से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि टी और टी डैश इक्वल है, तो हमें अभी फिलहाल हमें कोई इससे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, टी डैश विल नॉट इक्वल्स टू टी डैश, तो एक्स डैश प्लस वी टी डैश और एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। इसी तरीके से वाई डैश इक्वल्स टू क्या होगा, वाई माइनस वीटी। Minus VT. लेकिन इस बार Y हमने डैश वाई में कोई मूवमेंट नहीं करा, हम केवल एक्स एक्सिस में मूव करें, तो वाई डैश किसके इक्वल होगा, जीरो वाई, Zero. जीरो। वाई डैश वाई के वाई इक्वल ही होगा, वाई के यही तो है। यहाँ पर ये पॉइंट वाई है, देखना दोबारा से, ये Yes, पॉइंट sir. वाई है, इससे भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये देख रहा होगा वाई डैश, ये वाला देख रहा है, ये वाई देख रहा है, लेकिन इस केस में दोनों इक्वल है ना, यस Yes, सर। sir. वाई एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है। इसी तरीके से जेड डैश इक्वल्स टू क्या होगा, जेड, यस और सर। टी मैंने कहा था ऑलरेडी इक्वल है, तो टी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, टी। तो ये जो इक्वेशन होती है नहीं, बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। इतनी सर आसान है भाई। हाँ बच्चों, हाँ सर बता एक्स बेटा, डैश वाला बता दो एक बार फिर से। ध्यान से देखना। देखो ये एक पॉइंट इवेंट हो रहा है इस पॉइंट पी पे, ठीक है, जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है रेड से, इस पॉइंट के को ऑब्जर्व करा इस ओ डैश ने, और इसे देखा आपका ओ ने, यानी यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था, सपोज यहाँ पर एक क्या हो रही थी, कोई मैंने कहा था दुकान है, कोई इवेंट चल रहा है, इसने बोला इसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश एक्स वाई जेड और टी, इसने बोला कितने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, दोनों ने अपना बताया। अब सिंस एक्स एक्सिस में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो इसने बोला, जो ऑब्जर्वर ओ डैश था जो ट्रेन में बैठा हुआ था, इसने बोला कि एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस जहां पर इवेंट हो रहा है कितनी है, एक्स डैश, और जो आपका मूव स्टेशनरी फ्रेम था उसने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखा, उसने बोला कितनी है एक्स, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में दोनों सेम पोजीशन में थे भाई, जब टाइम 0 था तो दोनों कहाँ थे, स्टेशन में थे ना, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये आपका, फिर इसने क्या करा, आपका टी डैश, ये जो मूविंग फ्रेम था पहले क्या था, स्टेशनरी था, दोनों ओ और ओ डैश स्टेशन में थे, फिर इसने वी वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू करा, किसने, ओ डैश ने, और टी टाइम में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, वी इंटू टी, इसीलिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, वी इंटू टी। समझ में आया, टी टाइम यस में सर हो इस गया, समझ फ्रेम में आ गया। एच डैश ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो बस हो गया। अब हमने क्या निकाला, इनके बीच का रिलेशन, और ये रिलेशन जो है बड़े सर आ आसान गया से, आ गया। आ गया ना समझ में, आपके ये डायग्राम में क्लियर नहीं हुआ था सर। ठीक, ये इसने यही चीज लिख रखी है इसमें, देखिए दो फ्रेम्स हैं, एक स्टेशनरी फ्रेम है, दूसरा मूविंग फ्रेम है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट किसी इवेंट के कितने हैं, एक्स वाई जेड टी, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बताइए थ्योरी में, तो थ्योरी में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अब देखो रिलेशन आया, मैंने बोला था कितना, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई में कोई मूवमेंट नहीं है, अगर बाई चांस 3 डायमेंशन मूवमेंट हो रहा होता है इस तरीके से, देखो ये फ्रेम था, 3 डायमेंशन में भी तो देखा ना हम, एक्स वाई जेड है। अब मैंने कहा कि ये फ्रेम इस तरीके से मूव कर रहा था, जैसे प्लेन है ना, प्लेन प्लेन का मूव कर रहा है, 3 डायमेंशन में करता है ना जब ऊपर को उठ रहा होता है, या मोशन जी। ऑफ फ्लाई अगर हम बात करें, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। अब ये ओ था और ये क्या था, ओ डैश था, ठीक है, ये ओ था और ये क्या था, ओ डैश था। तो यहां से अब हमें क्या मिला, जो इक्वेशन हमें जो मिली है, अब जो v है
v के 3 कंपोनेंट होंगे, वी एक्स आई प्लस वी जेड के, है ना, वी वाई के प्लस जे होगा। ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुको। तो v के क्या कंपोनेंट होंगे, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के। तो 3 डायमेंशन में अब ये क्या हो जाता है फिर, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी वाई टी, और जेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, जेड डैश इक्वल्स टू जेड माइनस वी जेड टी। इतना हमने करना ही नहीं था, हमने केवल सिंगल डायमेंशन की बात करी। इन सिंगल के केस में वाई डैश वाई के इक्वल हो गया और जेड डैश जेड के इक्वल हो गया, और टी डैश इक्वल्स टू टी के इक्वल। ये जो चारों इक्वेशन आई है ना, इतनी आसान थी, जो हमने 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट कर दिया। इसे बोलता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजीशन। क्या कहता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। एग्जाम में कई बार केवल 2 नंबर में आ जाती है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन लिखो। तो इनमें कुछ है अभी तक बहुत टफ लगा या आसान है? बस अब तुम्हें याद रखना है तो जो ये आपने coordinates- एग्जांपल दिया उससे आसान हो गई बहुत। क्या चीज? जो यस आपने सर। एग्जांपल दिया ना उससे बहुत इजी हो गई। हाँ कोई नहीं, मैं बेटा मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैं ऐसे ही है, मैं बहुत प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो बहुत अच्छा P6 के हैं। पढ़ाते हो। हैं? अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता भैया। मेरा तो ये है कि स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो बिना शर्माए तुम्हें चीज़ों को पूछना है, क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ पर हैं। आज तक आपके जैसा टीचर नहीं मिला सर। हाँ वह बहुत कर ले, मेरी तारीफ मुझे चढ़ा दे तो, है ना। अरे मान जो मुझसे। चल भैया पढ़ ले, अभी पढ़ ले। हर टीचर का देखो स्टाइल अलग होता है, पढ़ाने का तरीके अलग हैं, मेरा थोड़ा अलग होगा, बाकी का अलग है। तो ये तुम्हें समझ में आया यहाँ तक, ये बताओ। हाँ बच्चों, यस सर। ठीक। यस सर। ये थी गैलीलियन देखो इस डायग्राम को तुमने हमेशा याद रखना आप, ठीक है। कंडीशन कोई भी हो, ये डायग्राम तुम्हें हर बार रिपीट होके मिलेगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, पहले हमें ये याद रखना वो क्या होती है। दैट इज द इक्वेशंस विच रिलेट्स द 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो मैं इसलिए कहता हूँ तुम लोगों से कई बार कॉपी वगैरह लेके बैठा करो, कॉपी पेन, कि कुछ डेफिनेशन या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत सारी ऐसी रहती हैं जो यहाँ पर नहीं है। वो मैं तुम्हें बता देता हूँ जब हम एक्सप्लेनेशन चलता है। तो मुझे नहीं पता अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन इधर दी है या नहीं, लेकिन अगर आ गया बाय चांस या हमें कहीं बताना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पता होनी चाहिए क्या होती हैं। और बहुत आसान है, ऐसा लगता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पता नहीं कौन सी नई बात है। ये बहुत आसान है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह नहीं है कि हमें बहुत डेराइव करके लानी पड़ रही है बड़ी टिपिकल सी इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बीच का रिलेशन है जो हमने पढ़ लिया। ये था पोजीशन के लिए। अगर मुझे वेलोसिटी के लिए लेकर आना फिर क्या करूंगा बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये जो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के कोऑर्डिनेट सर स्टेशनरी के नहीं थे ना सर, मूविंग फ्रेम के थे ये ना। मूविंग क्या है बेटा, हमेशा याद रखना। जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है, प्राइम लगा हुआ है ना, इसे प्राइम भी बोलते हैं कुछ जगह। तो यस सर, यस आपको सर। याद रखना है हमेशा मूविंग फ्रेम है। एच डैश जैसे ही लिख दिया, जिसके ऊपर भी डैश आ गया या प्राइम आ गया, ये समझ लो ये मूविंग फ्रेम है। मूविंग फ्रेम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, या मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जर्वेशन को मेजर कर रहे हैं। और अगर नॉन प्राइम है, एक्स वाई जेड है, तो इसका मतलब स्टेशनरी की बात चल रही है। इसमें सारा खेल ही रिलेटिविटी में ऑब्जर्वर की पहचान करना। अगर सही तरीके से ऑब्जर्वर को तुमने अपना ध्यान से समझ के काम किया तो काम सारे सही होंगे। अगर ऑब्जर्वर में तुमने गड़बड़ कर दी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अभी लगता है बड़ा आसान है ये चीजें, जब हम पढ़ाते हैं, जब तुम लोग पढ़ोगे धीरे धीरे आसान लगती है कि ये तो स्टेशनरी है, मूविंग है। जब इन्हें अप्लाई करने की बात आती है तो अब बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो बहुत ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को, जो है कहाँ पर अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इक्वेशंस बहुत सारी आने वाली हैं अभी, क्योंकि यहाँ भी जैसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लाए थे क्वांटम फिजिक्स में, यहाँ आती है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ भी न्यूटन्स इक्वेशन आपका फेल हो जाती है। ठीक है, अब मैंने बात करी, ये थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर पोजीशन। अब सर मुझे बात करनी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। कैसे आ सर सकती है, कोई बताएगा? सर 1 मिनट। हाँ बेटे बताओ।
सर जो ये कोऑर्डिनेट है ये पी पॉइंट के है ना? हाँ, पी पॉइंट। सर ये दोनों ही एक्स वाई जेड और टी और नीचे वाला जो एक्स डैश वाई डैश हाँ टी हाँ जेड। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बच्चों, कोई मुझे बताएगा, मुझे अगर वेलोसिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेकर आनी है कैसे होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। हाँ, हम क्या करेंगे इसे टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। या टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा ये? V dash ये डी एक्स डैश ओवर क्या बनेगा, डी टी। ठीक है, ये क्या बनेगा, डी एक्स ओवर डी टी। ये भी होता है। और ये क्या बनेगा, माइनस वी, क्योंकि टी है तो माइनस कितना हो वी। गया वन। तो डी एक्स डैश ओवर डी टी को हम क्या लिखेंगे, यू डैश इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी को यू माइनस वी। ठीक हो गया, समझ में आया? यस सर। यानी ये ऑब्जेक्ट की, अब मैंने क्या किया, पॉइंट पी क्या मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट पी मूव कर रहा है, तो किस तरीके से वेलोसिटी होगी, या दो फ्रेम्स की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखो, सपोज ये u है और ये क्या v है, तो यहाँ से u डैश इक्वल्स टू क्या आया, या u इक्वल्स टू क्या आया, u डैश प्लस v। जी। अच्छा, से क्या क्या समझ में आया तुम्हें, क्या निकला यहाँ पर ये जो आई है चीज? प्रैक्टिकली मुझे इसका तुम कोई एग्जांपल बता सकते हो, ये इक्वेशन प्रैक्टिकली अगर कोई सिचुएशन से मैं इसे कोरिलेट करूँ तो कैसे करूंगा, u इक्वल्स टू यू डैश प्लस वी। और यहाँ तो देखो y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये तो आपका, अब इसे ux लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम x वाले की बात कर रहे हैं। uy वाले में क्या हो जाएगा, uy डैश इक्वल्स टू uy, uz डैश इक्वल्स टू uz, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि एक तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ठीक है, एक डायग्राम से बना रहा हूँ, ये तो स्टेशनरी है, स्टेशन में खड़ा है। यहाँ पर एक ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन क्या आपका मूविंग फ्रेम है, ये जा रही है कितनी v वेलोसिटी से, इसके ऊपर एक आदमी दौड़ रहा है जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं, ये दौड़ रहा है कितनी वेलोसिटी, u डैश से। u डैश से है तो इसका मतलब जो अंदर यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है, ये जो ऑब्जर्वर a है और ये ऑब्जर्वर b है जो स्टेशनरी है, a को ये किस वेलोसिटी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, u डैश से। यू डैश से। बाहर वाले को किससे दिखाई देगा, जो स्टेशन में है, यू डैश प्लस वी। यू डैश u प्लस डैश वी। प्लस v, क्योंकि v जो इसकी वेलोसिटी v से, तो ट्रेन चल रही है और ट्रेन के ऊपर ही u डैश वेलोसिटी से भाग रहा है, तो बाहर वाले को इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, स्टेशनरी वाले को u डैश प्लस v। समझ में आया? यस सर। एक बार और बता दीजिए। ये देखो, हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, बी जो स्टेशन में बैठा हुआ है, ठीक है, दो फ्रेंड है, जैसे तू कोई एक, तुम में से कोई है, तुम लोग दो फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड बैठ गया आपका बाहर स्टेशन में, दूसरा फ्रेंड बैठ गया आपका कहाँ, ट्रेन में, ठीक है। ये ट्रेन में आप, ये बी है एक फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड है ए, है ना। तब एक स्टंट बाज आया होता है ना, स्टंट बाज होता है ना कई बार, वो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, तो इसने क्या करा, इस ए वाले ने कहा, अरे यार इसके जो ये कब कह रहा, अपने दोस्त से इसने बोला कि अरे यार देखना, वो आपका जो ऊपर है एक आदमी दौड़ रहा है जिसकी वेलोसिटी यू डैश है। अब इसने बी ने देखा, कह रहा नहीं नहीं, इसकी वेलोसिटी यू डैश क्यों है, उसकी वेलोसिटी यू डैश प्लस वी है। अब गलत कौन है दोनों में से, दोनों सही है। दोनों सही हैं सर। क्यों? क्योंकि जो बाहर का ऑब्जर्वर है उसके लिए जो आदमी की वेलोसिटी होगी, जो ट्रेन के अंदर मूव, जो ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी होगी ट्रेन की वेलोसिटी प्लस उसकी खुद की रनिंग वेलोसिटी। जो ट्रेन के अंदर है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी, वो अपने वो वेलोसिटी को क्या देख रहा है, यू डैश। तो इस तरीके से जो बाहर का ऑब्जर्वर है उसके लिए जो ट्रेन के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी प्लस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, जो यहाँ पर मुझे मिली है। ये चीज आई समझ में? आप बताओ मुझे, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं यस एक्चुअल में सर। ये यू और यू डैश है क्या। ठीक है, यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस वी। अब आया समझ में? ये यू एक्स एक्चुअल में किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट पी को। ठीक है, ये पॉइंट
p जो स्पेस में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी हम बता रहे हैं। जब v ने इसे देखा, v फ्रेम वाले ने, तो उसने बोला u x डैश है, लेकिन जब स्टेशनरी फ्रेम उसे देखता है तो बोलता है v प्लस u इसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गया बच्चों? तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं, इस तरीके से ये इक्वेशन हमने डेराइव करी। ठीक है, अभी इसने जनरलाइज कर दिया r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी। मैंने तुम्हें किसमें बताया था? x में। r क्या होता है? रेडियल कोऑर्डिनेट से बोलते हैं। ठीक है, तीनों ही में होता है। r इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इसने जनरलाइज ले लिया। तो अगेन वही, इट्स अ पोजीशन। r डैश क्या पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में? मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। r किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी। और वी टी क्या आपकी जो डिस्टेंस है ट्रेवल करी है किसने? मूविंग फ्रेम ने। तो यहाँ सर पर यही इक्वेशन हम लेकर आए हैं। हाँ बच्चे? सर आर हाँ 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, r 3 डायमेंशनल को। ठीक है, जनरलाइज ले लिया। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ एक्स वाई जेड बना लेके इन्होंने जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन कर दिया इस तरीके से। देखो ये रेडियल कोऑर्डिनेट किस तरीके से होता है। मेरे पास सपोज एक पॉइंट है, चलो मैं एक ही में बनाता हूँ जैसा अभी तक चल रहा है। ये है ना, दो फ्रेम है ना, एस और क्या हो गया? एस डैश। ठीक, ओ और क्या हो गया? ये ओ डैश। ये सपोज कोई पॉइंट पी है ना। इस पॉइंट पी को इस ओरिजिन से जब मैं मेजर करता हूँ, ये पोजीशन क्या होती है? आर डैश। और यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ, ये क्या आपका? आर। और आप समझ में आया क्या है ये आर और आर डैश? जी। ठीक है, ये हमने एक रेडियल कोऑर्डिनेट बना दिया सीधे से अटैच करता हुआ। नहीं, जब हम पोजीशन के टर्म्स में बात करेंगे इसे हमें किस में दिखाना पड़ेगा? एक्चुअल में आर होता है क्या? एक्स आई प्लस वाई जे YJ प्लस जे जेड। प्लस जेड। ठीक है, जेड के। ये चीज याद रखनी है तुम लोगों ने। यहाँ पर वो नहीं है लेकिन तुम्हें याद रखना है आर डैश और आर क्या है। इट्स अ रेडियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोजीशन बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन। और एक्चुअल में ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को अपने अंदर लेके रखना है। तो घूम फिर के बात यही आई, यू डैश इक्वल टू क्या आ गया? यू माइनस वी। ठीक है, अगर हम इसे एक्स वाई जेड के टर्म्स में कर रहे होते तभी आता आपका यू एक्स डैश इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वी। नहीं, इट्स, हाँ, यू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी होता है। ठीक है, और दूसरा हो जाता है यू वाई डैश इक्वल्स टू यू वाई एंड यू जेड इक्वल्स टू यू जेड डैश इक्वल्स टू यू जेड। और आपका इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। आया समझ में? जी। ठीक सर हो ये गया? यू और वी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज होंगी। कौन थी? यू और वी वी, इनिशियल एंड? फाइनल। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है बच्चे, उससे मत रिलेट करो। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th-10th में पढ़ता हूँ, यहाँ पर यू किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। और वी किसकी वेलोसिटी है? फ्रेम की। समझ रहे हो? यस सर, अब उससे समझ में आ रिलेट गया। मत कर देना ऐसे, फिर तुम्हारा काम सारा हो जाएगा बेकार। वी सर फ्रेम की, मैंने भी मतलब इसीलिए। ये हाँ बेटा। सर मतलब अगर दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके लिए जो अलग अलग वेलोसिटी है उससे डिनोट करा गया है ये। हाँ, अभी देखो यहाँ पर ये था, मैंने भी तुम्हें ट्रेन का एग्जांपल इसीलिए तो बताया। जी अब ये सर, पॉइंट जी पी सर। था, ये पॉइंट पी मूव कर रहा है, ये फ्रेम खुद मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और ये पॉइंट पी मूव कर रहा है। अब इस ऑब्जर्वर ने जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, इसने ट्रेन के ऊपर भागते हुए आदमी की वेलोसिटी बताई कितनी? यू डैश। लेकिन बाहर वाले के लिए कितनी वेलोसिटी होगी है? U dash plus ओके ना, V। यू यू डैश इक्वल प्लस टू वी। यू डैश प्लस वी। आया समझ में? ओके सर, यस ये सर, वो आ गया। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वो निकाल देना चीज दिमाग से। ठीक है, जी जिसने वो सर। अब करेंगे वही बच्चे कंफ्यूज, जिन्होंने आज के लेक्चर में नहीं है उन्हें ये चीज इतनी आसानी से समझने, दिखने में बहुत सिंपल टर्म्स दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके पीछे की थ्योरी बहुत अलग है। जो नहीं आएगा वो बहुत टाइम वेस्ट करेगा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है जितना 1 घंटे में तुम्हें समझ आएगा 1 घंटा घर में पढ़ोगे हो जाएगा। आप वो 10 घंटे भी लगाएगा, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उसे क्लियर नहीं होंगी, वो उसे रटेगा केवल। तो यहाँ से देखो एक चीज हमें और क्लियर हुई। अब हमारे पास इक्वेशन आई थी अभी इसके टर्म्स में, यू एक्स डैश इक्वल्स टू कितना आया था? यू एक्स माइनस वी। दूसरा आया था यू वाई डैश इक्वल्स टू यू वाई डैश। अब यू जेड डैश इक्वल्स टू यू जेड। इनको मैंने क्या बोला था? ये इन्हें बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटीज। यहाँ लिखा नहीं है, तुम लोग लिखोगे इसे। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने बताया, कई बार आ जाता है। अब मैंने क्या करा, अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करा टी के रिस्पेक्ट में। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, यू एक्स डैश
डी यू एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल्स टू डी यू एक्स ओवर डी टी माइनस डी वी ओवर डी टी। अब बताओ बच्चों क्या होगा इसमें, डी यू एक्स डैश ओवर डी टी डैश किस चीज को बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये आ गया एक्सेलरेशन ए डैश इक्वल्स टू क्या आया फिर अगला, डी यू एक्स ओवर डी टी, ये क्या बना ए माइनस डी वी ओवर डी टी की वैल्यू क्या होगी, 0 जीरो। गुड, डी वी ओवर डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों हुई बेटे बताओ, जीरो बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। हाँ, क्योंकि जब v हमने लिया है, क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट। क्योंकि मैंने बोला कि हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, हमें से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये क्या हो गया, जीरो। तो ए डैश इक्वल्स टू क्या आया, ए। सिंस मैंने एक्स वाली बात करी तो ए एक्स इक्वल्स टू क्या आया, ए एक्स डैश इक्वल्स टू ए एक्स। ऐसी वाई का करता तब क्या हो जाता, ए वाई डैश, उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं था, वो तो एज इट इज चल रहा था। और ए जेड डैश इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए जेड। यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटीज तो इक्वल नहीं थी ना, वेलोसिटी क्या था, यू डैश इक्वल्स टू यू माइनस वी। अब लेकिन क्या एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम्स में सेम है, यस ये सर चीज तुम लोग नोट कर लेना अपनी तरीके से, ठीक है। जो मैंने 3 डायमेंशन में बताया हुआ है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। जिस समझ में आ गया, नोट करना चाहता है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकता है। बाद में मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में डाल दूंगा, ठीक है, जो यूट्यूब मैंने चैनल बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, उधर बेटा सामने वाले में। हाँ बेटे। एक्सक्यूज मी हाँ। सर, मैं ये बोल रही थी आपने जो सेकंड वाला फ्रेम लिया था वो नॉन इनर्शियल था, तो वो एक्सीलरेटेड हुआ तो उसकी वेलोसिटी चेंजिंग होगी, तो किसकी, डीवी बाई डी, मतलब वेलोसिटी वी जो थी वी, वो सर टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब एक्सीलरेटेड होना चाहिए ना उसका मोशन, जब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो। कौन सा, ये तो इनर्शियल फ्रेम लिया हमने अभी तक, हमने नॉन इनर्शियल की बात ही नहीं करी है। सर वो हमने जो कहा एस नॉन, डैश था, एस एच डैश से डैश, तो हमने पहले ही तो बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई तो डीवी और डीटी क्या हो गया, सर जो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर वो फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल कैसे हुआ। वही तो डेफिनेशन ही है, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा तो क्या होगा, इनर्शियल है ना, और नॉन इनर्शियल। जब एस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वी हो गया, नॉन इनर्शियल हुआ ना सर, एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल हुआ ना। तो ये हमने कैसा फ्रेम लिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी ली है। ये इनर्शियल हुआ, तो वैसे तो दोनों इनर्शियल है फ्रेम। हाँ इनर्शियल है दोनों। आप नॉन इनर्शियल दिमाग से निकाल दो, ठीक है नॉन सर, इनर्शियल की बात चली नहीं रही है। ठीक है मैंने कहा नॉन इनर्शियल बस ये याद रखना था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, नॉन इनर्शियल। अब जो पूरा रिलेटिविटी में काम चल रहा है, हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ सारा काम किस पे चल रहा है, इनर्शियल, और दैट मींस ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आया, ए डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, ए। बस फाइनल हम पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद टाइम ओवर होगा। तो ए डैश इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है देखो जो भी एक्सेलरेशन होंगे दो फ्रेम में, वो हमेशा क्या होंगे, आपका इनवेरिएंट होंगे। दोनों सेम आया ना, ए डैश इक्वल्स टू ए। इससे ये चीज पता लगी कि जो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सेम फॉर्म में होना दोनों फ्रेम्स में। अब सपोज मैं कहता हूँ कोई इक्वेशन इस तरीके से आई, ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। अगर दूसरी फ्रेम में हम उसे निकाले वो इसी तरीके से आ जाए, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश, तो इसे हम कहते हैं इनवेरिएंट। क्या कहते हैं इसे, इनवेरिएंट। अगर सेम आपकी इक्वेशन की फॉर्म रहे दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्टेशनरी और मूविंग, देन वी कॉल्ड इट इनवेरिएंट, ठीक। और अगर चेंज हो जाए, प्लस सी आ जाए, तब ये वेरिएंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज हमें पता लगी, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, या हम जब बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जो एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, इनवेरिएंट। देखो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 7 द एक्सेलरेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो दैट द एक्सेलरेशन रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें ये आना चाहिए, आसान है, बहुत ही आसान है।
कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो को हमने लिखा बहुत सिंपल तरीके से हमने लिखा था, x इक्वल्स टू क्या लिखा था, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी। एक बार डिफरेंशिएट बना करा तो क्या बना, u डैश इक्वल्स टू u माइनस वी टी, v u माइनस v। और तीसरी बार डिफरेंशिएट करा, a डैश इक्वल्स टू a आ गया। और ये सर ये एक गैलीलियन जो ये a डैश इज इक्वल टू a आया है, ये वेलोसिटी के लिए है ना? हाँ, ये वेलोसिटी के ये का जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम्स में हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। होगा भी यही, क्योंकि जब दोनों नॉन एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो जिस बॉडी का एक्सेलरेटेड होगी, अगर वो ए फ्रेम में मूव कर रही है, मतलब मूविंग फ्रेम में, उसका जो एक्सेलरेशन है वही किसे दिखाई देगा, जो स्टेशनरी फ्रेम में है। दोनों को उस बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा क्या दिखाई देगा, सेम। यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, इनवेरिएंट। सर टाइम हो गया, अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ, अटेंडेंस मेरे पास आ गई है, ठीक है। सर हाँ सर बच्चों, रिकॉर्डिंग भेज देना, क्लासरूम में भेज क्या देना चीज, रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज देना सर। रिकॉर्डिंग बेटे अभी टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, आज का टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा फिलहाल, ठीक है। सर भेज देना इसे। P6 को भेज मैं इसे दीजिए। उसमें सर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है। सर चैनल सर कौन सा हाँ आपका? आ गया था ना कुछ टॉपिक में, लेट ज्वाइन किया मेरा था। चैनल सर लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में चलो लिंक चैनल भेज व्हाट्सएप देंगे लिंक तुम्हें। कर दो। चलो अभी अभी हमारा व्हाट्सएप पे लिंक नेक्स्ट भेज लेक्चर देना होगा। सर। हाँ ठीक है। तो क्योंकि अभी देखो गूगल मीट से मेरे पास अटेंडेंस आ चुकी है, नेक्स्ट में भी मैं लूंगा ऐसे। अब इसमें क्या लिमिटेशन है, क्या चीज है, ये हम देखेंगे कब, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है बच्चों। यस जी चलो ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, फटाफट से ओके, ग्रुप को लीव करो, अपना चाय पानी पियो, जिसको जो है ब्रेक में अपना खाना पीना करो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। ओके सर बच्चों। नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। चल बेटे, मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ सर, कर लीजिएगा आराम से। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। ओके बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, जा सकते हो, ठीक है। अब मैं अभी लिमिट इसको ओवर कर रहा हूँ। सर हाँ बेटे, सर आप P6 को भी भेजोगे क्या, रिकॉर्डिंग के लिए? मैं तुम्हें बेटा लिंक भेज दूंगा, मेरा जो यूट्यूब में मैंने बना रखा है, ठीक है। उसमें सब है, उसमें क्वांटम के भी हैं, लेजर के भी हैं, और इसको भी डालूंगा मैं, ठीक है। मैं शेयर कर लूंगा तुम लोग के साथ। आप रोज की अपडेट कर देते हो ना उस पे? रोज तो नहीं कर पाता, टाइम चाहिए यार, हम लोग के सुबह शाम तक लेक्चर है ना फिजिक्स में, इतना टाइम हो नहीं पाता, तो लेकिन कोशिश करेंगे, ये मैं कर वाला हो दूंगा। जाए। नोट से पढ़ो अपना, ठीक है, बाकी वो तो मैं डाल ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नहीं, जैसे मेरे क्वांटम है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर सर मेरा वो जो वन डायमेंशनल ब्लैक बॉक्स, शोर्डन इक्वेशंस, ये सब मैं पढ़ने पे, बाद में पढ़ने पे सर याद नहीं आई। तो एक एंड काम टाइम करना, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अभी लिंक दे दूंगा तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे, ठीक। अभी आगे सेंड कर दूंगा पढ़ाओगे? अभी अभी सेंड कर दूंगा तुम्हारे गूगल क्लासरूम में, ठीक। वहां से तुम सर लोग आज देख लो। पढ़ाओगे मतलब हमें? क्या चीज, आप पढ़ाओगे आज के दिन पूरा? आज के दिन मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। अगले लेक्चर में भी तुमने इधर ही ज्वाइन करना है। कब है अब तुम्हारा, मेरे ख्याल से नहीं अभी नहीं, अब तो तुम्हारा लंच के बाद है ना, 2 लेक्चर लगातार, ठीक है, तब मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके चलो ठीक है, सर। ओके।